ओके, इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हमने किया था बायट-सेवर्ट लॉ, और बायट-सेवर्ट लॉ का रिलेशन था dt इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जिसके लिए हमने दो तीन अलग अलग सिमेट्रीज का मैग्नेटिक फील्ड हमने वहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। और अगर सर्कुलर कंडक्टर की बात करते तो फॉर सर्कुलर रिंग हमारे पास एट द सेंटर था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल हमने बात की थी F इज इक्वल टू BQB साइन थीटा, फोर्स ऑन अ कंडक्टर हमने निकाला था F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ऑब्वियसली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर इनफाइनाइट होता तो फिर रिलेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 भी था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे और ये रिलेशंस हमने डिराइव कर लिए थे। आज हमें बात करनी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, और हाँ, हमने ये भी बात की थी कि करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल हमारे पास रिलेशन था M इज इक्वल्स टू NIA। तो ये सारी की सारी टर्म्स, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने वहां पर डिस्कस किए थे। आज बेटा हमें बात करनी है एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो है बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप प्लेस कर दें तो क्या होगा? लेट्स से कि आपके पास ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें कुछ करंट इस तरह से मूव कर रहा है, I P Q R S। ठीक है, और ये जो करंट कैरिंग लूप है बेटा, दिस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रही। प्रॉब्लम क्लियर है कि हम क्या एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे हम इस करंट कैरिंग लूप का बिहेवियर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? आपके जितने भी मीटर्स आप यूज करते हो अपनी लैब में, जैसे आप एमीटर यूज करते हो, वोल्ट मीटर यूज करते हो, गैल्वेनोमीटर यूज करते हो, उन सभी का जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वर्किंग का, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझे बिना आप उसका प्रिंसिपल नहीं समझ सकते। ठीक, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आपके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके अंदर विदाउट यूजिंग एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर आप वहां कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको ये सब कुछ करने के लिए इन तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
ये तीनों मीटर्स इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स इकट्ठे भी यूज होते हैं, और इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एटलीस्ट 2 तो यूज होंगे ही होंगे। जब आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट करते हुए आप सब कुछ अपना प्रिपरेशन करके आते हो, आपने याद करा वाइवा क्या था, प्रिंसिपल्स आपने याद करे कि एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज क्या है, आपने ये सब कुछ किया, और ये सब कुछ करने के बाद आपने आके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आप अब बैठ गए वाइवा की तैयारी के लिए। बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल आपसे कुछ अलग ही चीज पूछ लेता है। वो ये पूछेगा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हाउ इट वर्क्स, अब हम ब्लैंक हो जाते हैं, अब हमें पता नहीं है, ऑल्दो कि हमने पढ़ रखा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये बात बताने का रीजन यहाँ पर यही है कि जब आप बुक में से टॉपिक पढ़ते हो तो बुक में ऐसा लिखा नहीं होता कि ये वहां पर भी यूज होगा। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि यहाँ जो भी कुछ चीज अभी आप समझेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वो वहां पर वाइवा में आपसे पूछ लेगा। और ये जो 2 टॉपिक्स अभी हम लोग करने वाले हैं, दीज 2 टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स। पहला ये, और उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि whatever result we derive here, we will use that result directly in moving coil galvanometer। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये लूप आपने प्लेस कर दिया, अब ये लूप कैसे प्लेस्ड है? आप क्या समझ पा रहे हो इस लूप को? ऐसे देखने से आप ये समझ पा रहे हो कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसी तरह से जा रही है बोर्ड पर, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ठीक है। और ये लूप पड़ा कैसे है? ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ठीक। ये कैसे पड़ा हुआ है? कुछ इस तरह से, यानी हाफ बाहर की तरफ है और कुछ अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से पड़ा हुआ है ये, ना कि बिल्कुल सीधा। पैरेलल दोनों सरफेसेस नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है एट अ सर्टेन एंगल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमने मान लिया कि ये वो एंगल थीटा था, ठीक है। सिमिलरली एंगल थीटा, और ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये किसके साथ बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ बन रहा है। मान लिया कि इस लूप की कुछ लेंथ है L, और ये है इसकी कुछ ब्रेड्थ B, ठीक। अब होगा क्या, मैं इस वाले एंड की बात करूं QR की, ठीक है। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। क्या सिखाया था लेफ्ट हैंड रूल के लिए बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपको कि थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, forefinger represents the direction of magnetic field, and middle finger represents the direction of current, ठीक है। FBI है ना? Yes, sir. अब आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। करंट किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऐसे, ठीक है। यानी ये जो QR है, this QR will move inside the board, अंदर की तरफ जाएगा। Yes, sir. और अगर अंदर की तरफ जाता है तो बेटा PS कहां आएगा? बाहर की तरफ आएगा। Yes, sir. तो यानी इस फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं यहां पर के दिस इज P, दिस इज Q, तो जो फोर्स Q पर लग रही है वो फोर्स ये होगी F, which is equal to, और एक फोर्स यहां लगेगी, दोनों अपोजिट लगेंगी। ऑब्वियसली यहां फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स लग रही है, तो यहां फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स आएगी ना। Yes, sir. और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? BIL। अब एंगल 90 है यहां पर किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच में। तो यहां पर दिस इज ओनली BIL, दिस इज आल्सो BIL। यानी ये जो दो फोर्सेस हैं, अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस,
क्या क्रिएट हो जाएगा? एक कपल क्रिएट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. 11th क्लास में आपने कपल और टॉर्क पढ़ा था ना? हाँ सर। This is nothing but a couple of force, है ना? और दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेटरी मोशन में लेके जाए, यानी उसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कराए, उसे आप क्या कहते हो? कपल कहते हो। एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड द टॉर्क। तो ये जो टॉर्क यहां पर लग रहा है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट टॉर्क। और टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? यहां पर टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो देखो ध्यान से, ये 90 बना। If this is P, this is Q, let's say this is point M, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM होगा, ना कि QM। Is this point clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. सबको बेटा ये वाली बात क्लियर है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ देखो, फिर से सुनो बेटा, ये वाला एंड कहां जा रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स, क्योंकि ये ऐसे बेंड करेगा ना, ऐसे मूव करेगा ना। यस आपका सर। आपका लूप ये था, इस वाले पार्ट को कहां जाना चाहिए? प्लेन के अंदर जाना चाहिए, अंदर गया। ये वाले पार्ट को फिर कहां आना चाहिए? बाहर आना चाहिए ना, ऐसे रोटेट करेगा ना ये। यस। ठीक है, अब ध्यान से देखें, जब बेटा ये ऐसे रोटेट करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसने ट्रैवल करा? इस वाले एंगल ने ट्रैवल करा, ऐसे। तो दिस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि ये। यस। Yes, sir. तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे पता था PQ क्या है? B है। तो ये थीटा था, तो दिस इज आल्सो थीटा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो गया। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? B cos थीटा। फोर्स कितना है आपके पास? BIL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कितना आ गया? B cos थीटा आ गया बेटा। यस सर। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? No, sir. No, sir. अब बेटा your torque will be equal to B I, now L into B को आप क्या लिख सकते हो? एरिया into cos थीटा। ठीक है बेटा, लेंथ into ब्रेड्थ को एरिया लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes, So sir. this will be BIA cos थीटा। अगर मैं आपसे कहता कि इस लूप के अंदर there are n number of turns, for n number of turns, then your torque will be equal to NIAB cos theta in this case। ठीक है? Yes, sir. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा, टाउ विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स when theta is equal to 0 degrees। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू NIAB। अब मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या है, आप और कैसे समझ सकते हो इसको? मैक्सिमम टॉर्क को लिखो, torque is maximum when coil is parallel to the magnetic field। Torque is maximum when the coil is parallel to the magnetic field। And minimum when the coil is perpendicular to magnetic field। And minimum when the coil is perpendicular to magnetic field।
ठीक है बेटा? Yes, sir. बहुत ध्यान से यहां पर cos थीटा और sin थीटा का यूज करना, बात को समझो। क्यों मैं कह रहा हूं कि टॉर्क मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और क्यों हम ये कह रहे हैं कि टॉर्क मिनिमम होगा व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सोचें, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही थी और ऐसे पास कर जाती है, ठीक है, तो यहां थीटा कितना बना? टॉर्क का फॉर्मूला देखें ध्यान से, टाउ इज इक्वल्स टू NIAB, ठीक है। जो सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है बेटा, कितना बन रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री बन रहा है ना? हाँ Yes, सर, sir. 0 डिग्री। अब टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जनरली आप टॉर्क को क्या लिखते हो? F क्रॉस R, या फिर आप लिखते हैं FR साइन थीटा। इन दिस पर्टिकुलर केस आपका अगर साइन थीटा कंपोनेंट आप लेते हो यहां पर, यानी साइन थीटा वैल्यू आप लेते हो, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, तो टॉर्क लगेगा ही नहीं ना। यही बात मैंने अभी आपको लिखवाई है। हाँ सर, यही लिखवाई थी। तो इस बात को बहुत ध्यान से लिखना और बहुत ध्यान से याद रखना कि इस पर्टिकुलर केस में यू हैव टू अप्लाई टाउ इक्वल टू NIAB cos थीटा, ठीक है। Yes, sir. और cos थीटा का मतलब क्या है यहां पर, और why we are taking cos थीटा? So we have a valid reason with us कि हम तो cos थीटा यहां ले क्यों रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इट इज ट्रैवलिंग ना। जो वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, जहां पर दो कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, है ना। Yes, sir. वैसे भी आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा था तो आप इसको क्या लिखते थे? फोर्स इनटू द लीवर आर्म। व्हाट इज लीवर आर्म? लीवर आर्म का मतलब होता था जहां से आप फोर्स लगा रहे हो। आपको अगर किसी डोर को ओपन करना है तो आप अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच करेंगे, और ऐसे स्ट्रेच करने के बाद उसको ऐसे खींचेंगे, है ना। जब आप अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच करके खींचते हैं उसको, तो ये लीवर आर्म नहीं है। लीवर आर्म क्या है? डोर हैंडल से लेके हिंजेस तक के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. अगर आप उस डोर हैंडल को बहुत दूर लेते चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा मूव करके दिखा पाऊं, देखें जरा इसको। अगर डोर हैंडल को अगर हम उठा के यहां कहीं पे लगा दें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रह जाएगा? सिर्फ इतना रह जाएगा, है ना। एक छोटा सा डिस्टेंस रह जाएगा। ये लेसर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेसर विल बी द टॉर्क। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा, टॉर्क उतना ही रिड्यूस होता चला जाएगा। तो यहां पर इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपने कि टॉर्क का रिलेशन इस पर्टिकुलर केस में विल बी इक्वल टू NIAB cos थीटा, ठीक है। और इसके जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। cos थीटा sin थीटा में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर स्टेटमेंट दी जाए क्वेश्चन के अंदर, वो ये कहा और वो ये कहे that the area vector, या वो ये कहे that हाँ, area vector is perpendicular to the magnetic field. Area vector is perpendicular to the magnetic field. अब क्या लगाओगे फॉर्मूला बताना? उसमें 0 हो जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दो। Area vector is perpendicular to the magnetic field. अच्छा, दो बातें लिखो और दोनों में फर्क बताओ मुझे। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू लाइंस? लिख लो, लिख के समझने की कोशिश करो कि टॉर्क कहां पर अप्लाई होगा और कहां नहीं होगा। फटाफट आंसर बताएंगे। व्हेन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड,
and when plane is perpendicular to the magnetic field. हम इस कॉइल की बात कर रहे हैं when its area vector is perpendicular to the magnetic field, and second when the plane is perpendicular to the magnetic field. So जब plane is perpendicular to the magnetic field पे वो अप्लाई होगा और एरिया वेक्टर पे तो जीरो ही रहेगा अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो। अच्छा, जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो समझो क्या हुआ। हुआ ये कि ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, लिखवाया था। Yes, sir. Yes, sir. अब इस कॉइल को अगर मैं यहां रख दूं तो इसका एरिया वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, यानी एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, Yes, sir. बट कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क लगेगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे रख दूं, नाउ इन दिस केस एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हो गई? Yes, sir. राघव, क्लियर हो गई ना ये बात? Yes, sir. फिर से समझ लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आपने कॉइल को ऐसे रखा अगर, तो इन दिस केस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ना, यानी प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. अगर प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क में थीटा किस किस के बीच में देखना है बेटा? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखना है ना। बताना, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? So 90 degree. So 90 degrees. cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? Zero. सर जीरो। तो टॉर्क कितना लगेगा? Zero. 0. एक बात हो गई। Yes, sir. हाँ सर समझ आ गया। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है, अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, सर Yes, sir. डेरिवेशन के रिजल्ट्स आ सकते हैं सर एमसीक्यूज में? है बेटा, सर डेरिवेशन के रिजल्ट्स डायरेक्ट आ सकते हैं? डेरिवेशन के रिजल्ट एमसीक्यूज में ऑब्वियसली बेटा, आपके पास जितने भी अभी मैंने सारे फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हैं, मैं क्यों लिख रहा था इसको यहाँ पे? इसलिए लिखा कि आपको अगर मान लो बीच में किसी ने क्लास मिस भी करी है तो सबको ये पता लगे कि भाई हमने ये चीजें कर ली हैं। ठीक है, Okay, और sir. जो चीजें हमने कर ली हैं इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डायरेक्टली एमसीक्यूज में डेरिवेशंस तो आएंगी नहीं ना हाँ सर। भाई, आपको सर डायरेक्टली मतलब अप्लाई सर करना जैसे नहीं अगर आएगा। पेपर में आती नहीं होंगी तो हम वहां पे करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम वैसे ही लर्न कर लें। हाँ बिल्कुल, वैसे ही लर्न कर लो ना, ओके सर। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो जरूरी है। अब देखो डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला बता देता तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ना। कॉन्सेप्ट सर। समझने के लिए तो जरूरी है हमें टॉपिक पूरा करना। ठीक है सर, समझ गया। ठीक Okay. है, तो दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes, Yes. sir. सबको क्लियर है ना? आर्यन क्लियर है बेटा? अन्वेषा, Yes, sir. तमन्ना, Yes, sir. स्नेहा, नंदिनी, Yes, sir. Yes, sir. समर्थ, दक्ष, Yes, sir. अभिमन्यु, Yes, sir. आरती, Yes, sir. Yes, sir. माही, मेलिसा। Yes, sir. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एमसीजी। अच्छा, इसको यहां से रब कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. सर एक मिनट रुक जाओ। अरे कोई नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ठीक ले है। लिया, भेज दूंगा। अच्छा, अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एमसीजी। एमसीजी इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। एमसीजी
जी, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखो बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपके पास ये दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, और ये दोनों आपकी कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट्स, ठीक। और इन दोनों मैग्नेट को हमने फिक्स कर रखा है एक ऐसे डिस्टेंस के ऊपर जहां पर इन दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर लाई करे, ठीक है। Yes, ठीक है sir. बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम एक कॉइल सस्पेंड करते हैं। इस कॉइल की जो सिमेट्री होती है जनरली बेटा या तो स्फेरिकल होगी या फिर सिलिंड्रिकल होगी, इसके अलावा और कोई सिमेट्री यहां पर नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती उसका रीजन भी बताएंगे अभी, ठीक है। और इस कॉइल को हमने यहां सस्पेंड किया एक स्प्रिंग के साथ, या हमने इसको सस्पेंड करना है बेटा एक वायर के साथ, और स्प्रिंग हम लगाएंगे यहां पर, और इसको हमने यहां पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इधर हम इसको एक वायर के साथ सस्पेंड कर रहे हैं, और ये है हमारा टॉर्जन हेड। इस वायर से ही हम एक वायर निकालेंगे, और ये होगा मेरा टर्मिनल T1, और इधर से एक वायर निकालेंगे और ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल T2, ठीक है। और ये है हमारी स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब देखो हो क्या रहा है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ में टर्मिनेट होती है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्केव शेप्ड है तो इस नॉर्थ से सभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक ही पॉइंट पर रीइंफोर्स हो जाएंगी, और वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। और जो कि स्फेरिकल बॉडी के ऊपर कहीं सेंटर पर एक ही पॉइंट पर एक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है Yes, बेटा, sir. इस स्पेशल सिमेट्री को कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है क्या, और हम इसको अप्लाई क्यों कर रहे हैं। मान लो कि ये स्फेरिकल सिमेट्री ना होती, और ये क्या होता आपके पास एक कॉइल होती जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप या फिर आपकी किसी भी सिमेट्री की हो सकती थी, मतलब ना तो सिलिंड्रिकल हो और ना ही स्फेरिकल हो। उस केस में क्या होगा, अभी पीछे वाले केस में हमने ये समझा था कि ध्यान से देखें कि जैसे जैसे कॉइल मूव करेगी वैसे वैसे कॉइल का क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, होगा ना। Yes, sir. और एंगल अगर चेंज होगा तो आपका जो रिलेशन है टॉर्क का NIAB cos थीटा, इसमें जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू वेरी होती चली जाएगी। देखो बेटा, Yes, sir. कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट थे, करंट आपने जो अप्लाई किया वो भी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो आपने जो फिक्स कर दी अंदर वही रहेगी। थीटा पर डिपेंड करेगा ना टॉर्क, जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू वेरी करती चली जाएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन लेकिन स्फेरिकल सिमेट्री लेने से क्या हुआ, और ये कॉन्केव शेप लेने से क्या हुआ कि सरफेस एरिया वेक्टर अगर बाहर की तरफ रखें तो हर बार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ नो मैटर के कॉइल कितना भी मूव कर जाए एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. यानी टॉर्क कांस्टेंट रहेगी नो मैटर के कितना भी कॉइल मूव कर जाए इस केस के अंदर। Yes, sir. That is why we use the concept of radial magnetic field
क्यों यूज करते हैं? 1 मार्क में क्वेश्चन आता है और वाइवा में भी पूछा जाता है, why we use the concept of radial magnetic field. तो आंसर क्या होता है इसका? To maximize the torque, या फिर आप ये भी लिख सकते हो to maintain constant torque. ठीक है? Yes, sir. ठीक। अब दूसरी एक और बात, ये स्प्रिंग किस लिए है? यहाँ पे स्प्रिंग का क्या फंक्शन है? अच्छा, आप कोई भी एक स्प्रिंग लो, अगर आप उस स्प्रिंग को ऐसे रोटेट कराओ और फिर बाद में छोड़ दो, तो वो क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेगा, Yes, sir. है ना? तो जब आपने टॉर्क लगाया और यहाँ पर आपकी जो कॉइल है वो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल होने के बजाय कोई और सिमेट्री की कॉइल होगी, तो उसके ऊपर वेरिएबल टॉर्क लगेगा। तो वेरिएबल टॉर्क लगेगा तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाने का काम करेगा या रीस्टोरिंग टॉर्क लगाने का काम करेगा वो ये स्प्रिंग करेगा। जैसे आप ऑब्जर्व करो, कभी भी आपने एक गैल्वेनोमीटर यूज किया, ठीक है, आपने एक गैल्वेनोमीटर यूज किया और आप जैसे ही जॉकी टच करते हो तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन देती है। जैसे ही आपने जॉकी हटाई तो गैल्वेनोमीटर वापस आ जाता है 0 के ऊपर। सेम इज द केस विद वोल्ट मीटर और एमीटर। आप जैसे ही की इंसर्ट करते हो तो वो कुछ रीडिंग देनी शुरू करेगा। एज सुन एज यू रिमूव द की वो वापस 0 पे आ जाता है। वो 0 से बीच में कहीं पर क्यों नहीं रुक जाता? जो आपकी रीडिंग आ रही थी वहां और 0 के बीच में क्यों नहीं रुक जाता? इसलिए नहीं रुकता ना, क्योंकि जितना आपने टॉर्क लगाया था बाय अप्लाइंग द करंट, उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसको स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो वापस कहां आ जाए? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। ठीक बात है? Yes, sir. तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क ऑब्जर्व्ड हियर या अप्लाइड हियर? तो मैक्सिमम टॉर्क आपके पास हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू NI/AB। लेकिन जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो स्प्रिंग यहां पर लगाएगा, वो कितना होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी एंगल थीटा, जितने से कि आपका कॉइल रोटेट किया था या ट्विस्ट किया था, ये वो थीटा एंगल है। तो आपका टाउ विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ थीटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क यहां पर अप्लाइड टॉर्क के बराबर हो गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क अगर अप्लाइड टॉर्क के बराबर है तभी इक्विलिब्रियम रीच करेगा आपका मीटर, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम रीच ही नहीं करेगा। यानी तो उसको वापस 0 पे आना ही नहीं चाहिए, उसको बीच में कहीं पे अटक जाना चाहिए। तो रिस्टोरिंग टॉर्क था बेटा k थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू NI/AB। तो यहां पर आपका जो थीटा होता है यानी रिस्टोरिंग एंगल होता है, दैट विल बी इक्वल टू NI/AB। और अगर मैं थीटा अपॉन आई निकाल लूं तो दैट विल बी इक्वल टू NAB अपॉन K। और इस थीटा अपॉन आई को बोला जाता है डिफ्लेक्शंस पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शंस पर यूनिट करंट, and it defines the sensitivity of galvanometer। sensitivity of galvanometer, कौन सी sensitivity? current sensitivity। ठीक है, it defines the current sensitivity of galvanometer। वापस से समझो whole process फिर से। हमारे पास गैल्वेनोमीटर की सिमेट्री है क्या? 2 कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट्स, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। कुछ भी यहां पर आपको अगर ना समझ में आए तो उसको अभी के अभी दोबारा पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ना हो कि कुछ मिस आउट हो जाए यहाँ पर, ठीक है? ध्यान से समझो। आपके पास 2 कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट्स हैं और उन 2 कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट्स के बीच में हमने एक कॉइल प्लेस कर दी, ठीक है? अब हमें क्या बनाना था? एक गैल्वेनोमीटर बनाना है। और गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हमने देखा है कि जितने भी हमारे गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, सभी की जो नीडल होती है वो इस तरह से मूव करती है, एक आर्क के ऊपर मूव करती है ना, सर्कुलर आर्क पे।
Yes, sir. ठीक है, चाहे एमीटर हो वोल्ट। अच्छा मेरे को सीरियसली बताना, सब लोग हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं अभी या सबने गैल्वानोमीटर और वोल्टमीटर देख रखा है? Sir, देखा हुआ। देखा हुआ सर। देखा हुआ, फिर ठीक है। तो मैं- आप ये देख रहे हो कि गैल्वानोमीटर के बिल्कुल सेंटर में 0 होता है और वो या तो लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्लेक्शन देता है सेंटर से या राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्शन देता है। लेकिन वोल्टमीटर और एमीटर में 0 इस तरफ होता है और वो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे देता है, ठीक है। यानी दोनों ही मीटर्स सर्कुलर आर्क के ऊपर रीडिंग आपको देंगे। इट मींस जब तक कि उसकी कॉइल जिससे कि नीडल अटैच्ड है वो मूव नहीं करेगी तब तक आपकी नीडल नहीं मूव कर सकती। तो नीडल को मूव कराने के लिए आपकी कॉइल को क्या करना पड़ेगा, अपनी ही पोजीशन पे रोटेट करना पड़ेगा। अब उसको रोटेट कराने के लिए आपको क्या अप्लाई करवाना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करवाना पड़ेगा। अब हमारा अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या था, whenever a coil is placed, a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. लिख लो भले ही इसका प्रिंसिपल, whenever a current carrying coil, whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर दो। Whenever, हाँ बेटा लिखो, whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. ठीक है, Yes, sir. एक मिनट। ठीक है, whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. अब बेटा यहां पर आपके पास जो कॉइल है उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल ली ना हमने। Yes, sir. अब स्फेरिकल शेप लेने से हुआ क्या, जैसे मान लो अभी मेरे पास स्फेरिकल बॉडी नहीं है कोई, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये रही, ठीक है। अगर ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पे आके टकराती तो इसका एक कंपोनेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा Yes, sir. Yes, और sir. एक कंपोनेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के 0 डिग्रीज पर रहेगा। Yes, sir. तो इट ऑलवेज ट्राई एंड मेंटेन अ कांस्टेंट टॉर्क, Yes, जो sir. कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल के केस में पॉसिबल नहीं है ना। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ यही बात हो रही है कि क्योंकि यहाँ पर आपने जो फील्ड अप्लाई करी, दैट फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू और दैट फील्ड क्रिएट्स अ मैक्सिमम कांस्टेंट टॉर्क। तो मैक्सिमम कांस्टेंट टॉर्क कितना है, टाउ इक्वल टू NIAB, है ना। अब Yes. जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, ये कॉइल के साथ साथ रोटेट करेगा।
और जब भी कभी आप ऊपर से जो करंट आपने अप्लाई किया था टर्मिनल T2 और टर्मिनल T1 के थ्रू, क्योंकि आप T2 और T1 को किससे कनेक्ट करोगे, एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ करंट यहां से आपने सप्लाई किया, और उस करंट की वजह से ये जो कॉइल है ये रोटेट कर रही थी। आपने यहाँ पर की लगा रखी है कोई, और सडनली आप इस की को ओपन कर दो अगर, तो इस कॉइल के साथ क्या होना चाहिए, करंट तो खत्म हो गया, तो टॉर्क भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो बहुत सिंपल सी बात कि आपका जो अप्लाइड टॉर्क था, मैक्सिमम अप्लाइड टॉर्क NIAB, दैट विल बी इक्वल टू K थीटा, और Yes, थीटा sir. वो एंगल है जिससे कि कॉइल रोटेट करी थी। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, और sir. K था आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए फिर क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना? Yes, sir. तो यहां पर आपके पास टाउ किसके बराबर हो जाना चाहिए, K थीटा के बराबर। हमने दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो हमने यहां से निकाल लिया थीटा इज इक्वल्स टू NIAB अपॉन K। तो दिस विल बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, अब थीटा अपॉन I को हमने कहा करंट सेंसिटिविटी। तो हाउ कैन यू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर? करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि वो लीस्ट से लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सके, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहूं तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ जाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और बी मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ा दें तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, देखो ध्यान से, थीटा अपॉन I विल बी इक्वल टू NAB अपॉन K। अगर मैं बोथ साइड्स इसको R से डिवाइड कर दूं रेजिस्टेंस से, so this will become theta upon V and will be equal to NAB upon KR. So this is called voltage sensitivity. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के, और बेटा रेजिस्टेंस को घटा के। ठीक है, यानी कॉइल की रेजिस्टेंस हम घटा दें अगर। ठीक, Yes, sir. देखो ये रहा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप सोचो कि इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से अगर कहीं से भी कोई भी लाइन अगर इसके ऊपर आके, या कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इसके ऊपर आए, तो वो इसके सरफेस एरिया के साथ किसी भी पॉइंट पर टच करे, कहीं पर भी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी अगर टच करे, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट हमेशा रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, कि अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूं, ठीक है, तो अब आप सोचो कि एक कंपोनेंट हमेशा पैरेलल और एक कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इससे आपका जो टॉर्क हो जाएगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। जबकि इसकी जगह पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रख देता, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, और वैसे वैसे आपका टॉर्क भी वेरी करने लगेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ट्रू रीडिंग चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जैसे जैसे कॉइल घूमती जाए तो कभी तो वो करंट ज्यादा दे और कभी करंट कम दे, तो मुझे सर्किट में एक्चुअल में कितना करंट फ्लो कर रहा है कभी भी नहीं पता चल पाएगा। तो वो पता करने के लिए हमारी जो कॉइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आइदर स्फेरिकल और आपकी सिलिंड्रिकल। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा,
Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहां से क्लियर है विद इट्स बोथ टर्म्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी एज वेल एज करंट सेंसिटिविटी। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में तो बेटा पूछ सकते हैं अभी, या पूरे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? नो सर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन कैसे किया जाए? अब कन्वर्जन हम करें किसमें? अच्छा, इसको रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, पहली तो बात हमें एक चीज ये पता होनी चाहिए कि एमीटर का फंक्शन क्या होता है। क्या होता है एमीटर का फंक्शन? Sir, to measure current. To measure measure value the of current. टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर कैसा होना चाहिए जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो या कम हो? ज़्यादा। Zyada. ज्यादा हो। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो? Sir, कम कम हो, क्योंकि कम रेजिस्टेंस जितनी कम होगी आपका एमीटर उतना ही मिनिमम टू मिनिमम करंट मेजर कर पाएगा और वो ज्यादा सेंसिटिव एमीटर कहलाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है ना बेटा? क्लियर है ना ये बात? Yes, sir. तो हम करें क्या? एक गैल्वेनोमीटर लें, लेट्स से कि मेरे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर की कुछ रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को मैंने जी ही मान लिया। ठीक है, लेट्स से कि गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? जी है। ठीक, Yes, sir. अगर मैं इसकी फर्द, अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाता है तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना, कभी भी करंट को मेजर करना नहीं होता। गैल्वेनोमीटर ऑलवेज डिटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर मैं इसके पैरेलल में यहां एक और रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, लेट्स से इस रेजिस्टेंस को मैंने कहा एफ, तो इस एफ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। Will it be a high value of resistance or low value resistance? High. Low resistance value. हाई होनी चाहिए। हाँ, हाई होनी चाहिए ना क्यों? सर, ताकि वहाँ से कम करंट जाए। और अगर लो होगी तो करंट उसमें ज़्यादा जाएगा। करंट ज्यादा जाएगा। और अगर मान लो एमीटर में से करंट कम जा रहा है तो वैल्यू कम बताएगा सर वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ करंट कम जा रहा है तो इसका मतलब आपके एमीटर की रेंज छोटी हुई ना। यस सर। जनरली आप कैसा एमीटर बनाना प्रेफर करोगे? मान लो आपको आपके घर के लिए यूज करना है तो एटलीस्ट 10 एम्पियर्स का तो एमीटर हो। यस सर। देखो, किसी भी एमीटर के लीस्ट काउंट को बनाना हमारे हाथ में है, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम रेंज बनाना भी हमारे हाथ में। ठीक, तो हम क्या चाहते हैं कि एक एमीटर ऐसा हो जो कि ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर कर सके। कम से कम करंट बनाना तो हमारे हाथ में है ही है। लीस्ट काउंट तो आप उसका कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। Yes, sir. लेकिन आप जैसे एक एमीटर अगर आप बनाना चाहते हो तो वो एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ एमीटर होना चाहिए कि वो कोई भी वैल्यू डिटेक्ट कर ले, है ना। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस रेंज का बनाना चाहते हो। हम यहां से एक वही रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करें, ठीक है।
Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, sir. इस S को बोला जाता है शंट, S को बोला जाता है शंट, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, और जनरली इट इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस। अब दोनों पैरेलल में है, मान लिया कि यहां से कुछ करंट आई आ रहा था, तो इधर जो करंट जाएगा वो होगा IG, इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा IS, ठीक है, शंट करंट। तो हमें ये तो पता है कि I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS, लेकिन बेटा हमें ये बात भी पता है कि पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, तो IG इंटू G विल बी इक्वल टू IS इंटू S। तो शंट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, देन IG इंटू G अपॉन IS। अब इस S की वैल्यू हमारे पास दो निकल सकती है अलग अलग। पहली, अगर मेरे को IS नहीं दे रखा और IG दे रखा है सर, तो मैं लिख सकता हूं S इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, और दूसरा लिख सकते हैं बेटा S इज इक्वल टू I माइनस IS इंटू G अपॉन IS, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाने का एक रीजन और भी है, विच इज मोर वैलिड अ रीजन, लिखना चाहो तो लिख लो यहां पर, व्हाई वी यूज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर व्हाइल कन्वर्टिंग इट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। उसका रीजन क्या है, लिखो, वैसे पहले समझा दूं फिर उसकी वर्डिंग्स भी लिख लेंगे। देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर इन जनरल एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, क्योंकि वो करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए कि वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर उसके थ्रू फ्लो करे तो वो उसको भी डिटेक्ट कर ले, ठीक है, ठीक है ये Yes, बात, sir. ठीक है। अगर मैं शंट को हाई रेजिस्टेंस कर दूंगा, ठीक है, तो करंट कैसा पाथ अटेन करता है हमेशा, लो रेजिस्टेंस पाथ। तो ज्यादा करंट अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा तो गैल्वेनोमीटर कॉइल डैमेज हो जाएगी, आपका गैल्वेनोमीटर ही खत्म हो जाएगा। Yes, sir. Yes. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, जिससे कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू सिर्फ उतना ही करंट जाए जितना हम उसके थ्रू भेजना चाहते हैं, एक्सेस ऑफ करंट किसके थ्रू चला जाए, लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो, sir. तो शंट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, लो वैल्यू होना चाहिए, क्लियर है। Yes, sir. तो लिख लो शंट की डेफिनेशन, इट इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस connected in parallel with a galvanometer or emitter to protect it from strong currents, to protect it from strong currents। लिख लिया, हाँ सर, एक सेकंड लिखता हूँ। सर, हाँ जी, सर हम इसमें हाई रेजिस्टेंस भी तो लेंगे तब भी तो वैल्यू करंट की कमी रहेगी, वो भी तो हाँ। प्रोटेक्ट कर सकता है वायर को। नहीं, देखो आपने शंट की वैल्यू बहुत हाई कर दी, मैंने अभी एक लाइन बोली आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जनरली क्लास 10th में जब इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं तो ये बात टीचर्स सिखाते हैं आपको कि करंट आपके पास लेट्स से कि एक नोड है, ठीक है, लेट्स से ये आपके पास एक नोड है और यहां से कुछ करंट आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, इधर रेजिस्टेंस आपका
ज्यादा है, ठीक है, और इधर रेजिस्टेंस आपका कम है, तो ज्यादा करंट कौन से वाले पाथ से जाएगा? कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से जाएगा ना। Yes, sir. हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पाथ पे कम करंट जाएगा ना बेटा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने शंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी तो करंट किसके तरफ से ज्यादा जाएगा? गैल्वेनोमीटर से ज्यादा जाएगा। Yes, sir. अब गैल्वेनोमीटर की तो अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसकी अपनी एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है कि वो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट अगर उसमें चला जाए, या एक सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा करंट उसमें चला जाए, तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। Yes, sir. मान लो एक करंट, एक रेजिस्टेंस आपकी 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो अब उसकी अपनी एक लिमिटेशन है ना बेटा, कितना करंट वो रोक सकती है, ठीक है। आप अगर उसके थ्रू 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू अगर आप कहो कि मैं इसके थ्रू भाई 100 एम्पियर्स करंट पास कराने की कोशिश करूंगा, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता ना, वो फूक जाएगी बेटा उसी टाइम पे, वो बर्न आउट हो जाएगी। तो हम अपने गैल्वेनोमीटर को भी बचाना चाहते हैं, हमें एमीटर भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? शंट लगाएंगे ऑफ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. तो एक तरीके से हमने यहां पर किया क्या कि आईजी को कांस्टेंट रखा, सिर्फ आईएस को वेरी कर दिया। तो आप Yes, एस की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, आईएस चेंज होता चला जाएगा और आपके एमिटर की रेंज चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर के ऊपर एमसीक्यू जरूर आते हैं बेटा, जरूर आएंगे। ये आपके सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, बट अभी एक टॉपिक बाकी है, ठीक है। So Saturday की गैल्वेनोमीटर का टेस्ट कन्वर्जन क्लियर है एमीटर में? Yes, sir. बोर्ड क्लियर कर दूं? सर एक बार सैटरडे के टेस्ट के लिए टॉपिक्स बता दो। हाँ बेटा अभी बताऊंगा, जस्ट अभी इसके बाद। इसको कर दूं रब? Yes, sir. sir. यस सर। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज हो गई, यहां पर कुछ अलग हो गया। अच्छा एक बात बताओ, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस potential मेजर करना दो difference पॉइंट्स के measure क्रॉस। बिल्कुल ठीक बात है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, है ना। अब अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करता है, तो मुझे ये बताओ, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? रेजिस्टेंस ज्यादा जरूरी है यस सर। है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस शंट को कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो सीधा सीधा केस है, आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक शंट लगा दें और रेंज जितनी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से शंट की वैल्यू भी बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। Yes, So sir. this particular combination will behave like a voltmeter. वो जो कॉम्बिनेशन था वो बिहेव करता है किसकी तरह से? एक एमिटर की तरह से। अब ध्यान से देखो, मान लिया कि इसमें कुछ आईजी करंट फ्लो कर रहा था, तो इसकी रेजिस्टेंस G, इसकी रेजिस्टेंस S, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? G प्लस S, यही होनी चाहिए। Yes, sir. बट आपका R किसके बराबर है? V अपॉन IG, यही होगा ना। Yes, sir. तो बेटा V अपॉन IG विल बी इक्वल टू G प्लस S, यानी कि V अपॉन IG माइनस ऑफ G इज इक्वल टू F। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ शंट। और इसी तरह से आप क्या डिसाइड कर सकते हो? रेंज डिसाइड कर सकते हो
कि किस रेंज का आपको वोल्टमीटर चाहिए। एक आइडियल वोल्टमीटर की अगर हम बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, ठीक है। यस सर। यस सर। पेपर में वाइवा में पूछ लिया जाता है आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ऑफ ideal voltmeter is infinite। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ओके सर। तो यहां से बेटा अब इस चैप्टर में वी हैव ओनली वन टॉपिक लेफ्ट एंड दैट इज साइक्लोट्रॉन, ठीक है। बाकी आशी आपका पेपर है ना बेटा सेकंड को? आई थिंक शी इज नॉट इन द मीटिंग राइट नाउ, कोई नहीं। तो बाकी किसी का तो पेपर नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर का अभी? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे बेटा साइक्लोट्रॉन के बारे में और कन्वर्जन ऑफ एमिटर एंड वोल्टमीटर, यानी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमिटर एंड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। इसके तो ऊपर मेरा करेंगे फोर्थ नेक्स्ट को क्लास टेस्ट में, है बेटा? तो मेरा फोर्थ को टेस्ट है सर, चैप्टर 1 और 2 का। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर problem सैटरडे को नहीं, टेस्ट के टाइमिंग्स क्या होंगे? बता रहा हूँ वही 1 o'clock, ओके सर। ठीक है। गुड तमन्ना, देख लिया मैंने आपका मैसेज, गुड, ठीक है। अच्छा, तो सैटरडे के जो टेस्ट है, टेस्ट के टाइमिंग्स वही है बेटा 1 o'clock एंड दिस टाइम द टेस्ट इज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके सर। वही जैसे अभी तक मैंने सेट वन दिया है आपको, ठीक, एक मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस होंगे मीडियोकर लेवल के, ठीक है। वंस वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव मैंने और आपको सब्जेक्टिव एक दोनों मिनट होंगे? सुनो, मैंने Sorry. आपको एमसीक्यूज का रिजल्ट भेज दिया था, मतलब आंसर्स भेज दिए थे, आपने उनका कंपैरेटिव एनालिसिस मुझे करके नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा उसको, ठीक है। एटलीस्ट आप अपने एमसीक्यूज खुद से चेक करके तो बता सकते हैं कि भाई इतने मेरे मार्क्स हैं। अच्छा, दूसरी बात, जितना आपका सब्जेक्टिव पार्ट था, ठीक है, वो सब्जेक्टिव पार्ट का बेटा जो चेकिंग है वो 1-on-1 करेंगे, ठीक है। 1-on-1 बात करेंगे, आप मुझे अपना अवेलेबिलिटी बताते जाएंगे, मैं आपसे पूछ लूंगा मैसेज करके, और रोज शाम का, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे मैं आपसे फोन करके या फिर आपको जूम पे ऑनलाइन लेके और हम शेयर कर लेंगे स्क्रीन, तो हम एक डिस्कशन कर लेंगे कि उसमें आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में। ओके सर। ओके सर। बट एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट का आप जिस टाइम पर मैं आपको रिजल्ट भेजूं उसी टाइम पर आप एनालिसिस करके अपना रिजल्ट पोस्ट कर दिया करो मैसेज के ऊपर कि सर मेरे इतने, ठीक है। इतना तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं, इतनी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई मैंने किया टेस्ट अटेम्प्ट तो मेरे नंबर कितने आए। सर वो एक्चुअली रिवीजन वर्कशीट्स चल रहे थे सर, तो टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, टेक योर टाइम, मैं भी थोड़ा सा आपको पता है जो पीछे सीन था उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट कोई बात नहीं, नाउ आई एम फ्री। ऐसा ना हो बस कल और परसों में रिजल्ट आ जाए 12th का, जैसे आज भी स्पेक्यूलेशंस थी कि रिजल्ट आएगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम फ्री, मैं फिर कर लूंगा उसको, ठीक है। तो आई होप कि आज वाले तीनों चारों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। यस सर। ठीक है, यस तो सर। नेक्स्ट टाइम एट 1 o'clock सैटरडे पहले टेस्ट और फिर शाम को क्लास में साइक्लोट्रॉन और इसके गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन के क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। सर Okay. कल है सर, इस सैटरडे को है टेस्ट? सैटरडे परसों है बेटा, हाँ इसी सैटरडे को है, ओके। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी उसी तरीके से मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है, और हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे उन एमसीक्यूज को, ठीक है बेटा। ओके सर। मतलब सर। पिछली बार तो मीटिंग वो हो गई थी, बीच में एंड हो गई थी क्योंकि वी वर वर्किंग इन द बेसमेंट, स्कूल की बेसमेंट में हम लोग थे और वो लैब में कुछ काम चल रहा था,
बट दिस टाइम तो वही आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, प्रिपेयर कर लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने नोट्स भेज दिए थे वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। यस सर। ओके देन, थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक थैंक यू यू सर। सर।